हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कूलम लॉ के बारे में। देखो, कूलम लॉ हमारे पास क्या होता है, ये हमें दो चार्ज के बीच में फोर्सेस के बारे में बताता है। यानी कि फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम दो चार्ज के बीच में। जैसे मैं अगर एज्यूम करूं, हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है कि एक टू काइंड के चार्जेस थे हमारे पास। एक पॉजिटिव चार्ज था, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो लेट कर लो, अगर तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे। अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी रिपेल करेंगे। तो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में वीडियोस में, उसमें यही था हमारे पास कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है या फिर उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें कौन बताता है, कूलम लॉ। तो कूलम लॉ से हम दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को या फिर दो चार्जेस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम इसके देखते हैं कि कूलम लॉ हमें क्या बताता है। कूलम लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो हमारे पास डिपेंड करती है किस पे, एक तो उनके चार्जेस पे डिपेंड करती है, दूसरा वो डिपेंड करती है किस पे, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा चार्जेस पर डिपेंड करता है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। तो देखो, कूलम लॉ में डेफिनेशन में यही है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ये जो इंट्रैक्शन वर्ड आ रहा है ये दोनों फोर्स के लिए आ रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स के लिए भी आ रहा है और ये रिपल्सिव फोर्स के लिए भी आ रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस मतलब स्मॉल साइज के चार्जेस है, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उनके साइज के, तो वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस बन जाते हैं। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के को मल्टीप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कितनी दूर है वो, उसके डिस्टेंस पे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, अगर मैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर लिखूं, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। तो देखो, अगर मैं यहां पर एज्यूम करके चलूं कि एक बॉडी है मेरे पास, ये इसके ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरी बॉडी है मेरे पास, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है, ठीक है। एक बॉडी पे Q1 चार्ज है और दूसरी बॉडी पे Q2 चार्ज है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R। तो देखो, यहां से हम क्या लिखेंगे कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, किसके, प्रोडक्ट के। तो यानी कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहां आएगा, अपॉन में आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली में क्या होता है कि अगर चार्जेस बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनको मैंने क्या किया हुआ है, पास पास रखा हुआ है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी या रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी। अगर मैं उनको थोड़ा दूर दूर रख दूंगा तो उनके बीच में फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिपेंड करती है चार्ज पे, जो जितना चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो चार्ज अगर दूर दूर होंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब यहां से देखो, जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम कभी भी हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा चार्जेस के लिए वो हमारे पास आएगा फोर्स कांस्टेंट K, लिखते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो K होगा ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है। अगर मैंने ये दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं
या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू 1 होती है, और वैसे एसआई सिस्टम में उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है। एयर है, देखो एयर भी हो सकती है, ठीक है, वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है, या अदर कोई मीडियम भी हो सकता है। हो सकता है मैंने दो चार्जेस लिए और उनके बीच में कोई दूसरी गैस है, ठीक है, या मैंने दोनों चार्जेस के बीच में कोई ग्लास स्लैब रख दी, तो चार्ज के बीच में मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो अगर मैं एयर या वैक्यूम में रख के चल रहा हूं चार्जेस को, एक चार्जेस यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है, दोनों के बीच में वैक्यूम है या फिर एयर एज्यूम करके चल रहे हैं, तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, और एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है एसआई सिस्टम में। तो न्यूमेरिकल्स में आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास यहां पर हम क्या कर सकते हैं। अब यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस लगा लो या वैक्यूम लगा लो या एयर लगा लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। अब यहां पर देखो दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारे पास वैक्यूम है या एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उसको कितना अपोज कर रही है, तो ये परमिटिविटी होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है कि हमारे पास देखो ये जो चार्जेस हैं, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनके बीच में, ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट एक ऐसा कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में होगी उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं फ्री स्पेस की। यानी कि क्या है परमिटिविटी, परमिटिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमारे पास एयर के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसको एक तरह से अपोज करेगा, तो उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं फ्री स्पेस की। ठीक है, अब देखो हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। देखो एफ हमारे पास क्या होगा, यहां से एफ हमारे पास आएगा 1/k की वैल्यू जब पुट करेंगे 4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, एफ को इधर ले जाओ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2/r², ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो चार्ज को हम कूलम में लिखते हैं, डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं और फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा कूलम इंटू कूलम, ये न्यूटन आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास है 4, हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14 है, तो यहीं से निकाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई से, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, के इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πk। ठीक है, तो यहां से देखो वैल्यू पुट करोगे तो 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म।